वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। हम लोग ईवीएस सब्जेक्ट में 150 प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। ईवीएस सब्जेक्ट में जो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग कर रहे थे। इस वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उस वीडियो का लिंक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया है वो है बाला, BALA का पूरा रूप क्या है। पहला ऑप्शन दिया है ब्रेल, सहायता प्राप्त अधिगम आंकलन। सेकंड है मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। थर्ड है अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल। फोर्थ है अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। तो बाला का जो फुल फॉर्म होता है सबसे पहले हम लोग वो जान लें। बाला मतलब BALA मतलब बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी कि इसका जो ऑप्शन फोर्थ है वो बिल्कुल सही है। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। पहला है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। सेकेंड है पूर्व और पश्चिम। थर्ड है पश्चिम और पूर्व। फोर्थ है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। अगर आपने मैप वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। एग्ज़ाम देने से पहले उसको ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि मैप से क्वेश्चन आते ही आते हैं सीटेट में। इसलिए आप मैप की वीडियो ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको आसानी से वो वीडियो मिल जाएगी। इसका जो सही जवाब है वो है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, यानी कि ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस गैस पहले आप जान लें कौन कौन सी होती हैं। नाइट्रस ऑक्साइड होता है, मीथेन होती है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। इस तरह की कुछ प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन 1 दिया है जल वाष्प, यानी कि ये भी होता है, मीथेन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो ये सभी, यानी कि इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। पहला है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। सेकंड है ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती हैं। थर्ड है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। या फिर फोर्थ, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत कम चलती है या पतली, यहाँ पे जो पतली वर्ड है यानी कि कम होती है। तो ठंडे रेगिस्तान किसको बोलते हैं। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख कहलाता है। लद्दाख में क्या होता है कि वहाँ पे पेड़ों की कमी होती है, बर्फ से ढके वहाँ पहाड़ होते हैं, ठंडे रेत होते हैं, समतल सूखे रेगिस्तान यही लद्दाख की विशेषता है। तो इसमें जो ऑप्शन 1 दिया है वो भी ठीक है और ऑप्शन 4 है वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेस्ट आपको ऑप्शन चुनना है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। ठंडे रेगिस्तानों में, 4 नहीं 3rd, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्ट छाया में होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन जो 3rd है, 4th नहीं, जो यहाँ पे 3rd है वो बिल्कुल सही है। वैसे तो फर्स्ट भी सही दिया है, ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन फर्स्ट और 3rd में हम लोग को चूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे जो 3rd है वो ज़्यादा बेस्ट है। तो फिर 3rd पे हम लोग टिक लगाएंगे। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, क्योंकि लद्दाख में पेड़ की कमी होती है जिस वजह से वहाँ बारिश नहीं होती है। तो याद रखिएगा ठंडे रेगिस्तान लद्दाख कहलाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। पहला है क्लोरीन, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरा है सल्फर डाइऑक्साइड और चौथा है सल्फर। तो इसका जो ऑप्शन 3 है बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड ये जो वैशाली गैस है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। मथुरा की रिफाइनिंग से होती है। ये गैस क्या करती है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उससे मिलकर एक एसिडिक
पॉइजनस गैस का निर्माण करती है। फिर ये जो गैस होती है वो एसिड वाटर के रूप में इन इमारतों पर गिरकर इसे प्रभावित करती है। यही कारण है ताजमहल के पीले होने का। तो इसे याद रखिएगा, कौन सी गैस है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला है शक्करखोरा, दूसरा है बया, तीसरा है कलचिड़ी, चौथा है फाख्ता कलचिड़ी, जिसे हम लोग इंडियन रॉबिन भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में, तो फाख्ता है जो इस तरह, यानी कि कैक्टस पौधे के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। वो कौन सी पक्षी है, वो फाख्ता है। शक्करखोरा के बारे में हम लोग जानते हैं, जो शक्करखोरा है वो क्या करती है, शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। उसी तरह अगर कलचिड़ी की बात करें, तो कलचिड़ी जो होती है वो पत्थरों के बीच खाली जगह में अंडे देती हैं। तो ये 3-4 पॉइंट है, इन तीनों के बारे में इम्पॉर्टेंट है। फाख्ता इसके बारे में पूछ लिया है, क्या पता आपसे कलचिड़ी के बारे में पूछ लें, या फिर शक्करखोरा के बारे में भी पेपर में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? यानी कि जो हवा चलती है उसके द्वारा जो पत्तियां हिलती हैं, और जानवर जब चलते हैं उसके द्वारा जो पत्तियां हिलती हैं या जो घास हिलती है, उसमें अंतर कौन सा जानवर इतनी तेज उसकी सुनने की शक्ति होती है कि वो पहचान लेता है कौन सा जानवर होता है? पहला है बाघ, दूसरा है गिद्ध, तीसरा है रेशम का कीड़ा, या चौथा है कुत्ता? तो यहाँ पे सही जवाब है वो है बाघ। बाघ की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। वो बहुत तेज़ी से पहचान लेता है कि शिकार आ रहा है, कि शिकार चल के आ रहा है, कि कोई पत्ते हिल रहे हैं, इस तरह से। तो याद रखिएगा, बाघ की सुनने की शक्ति काफ़ी तेज़ होती है। अगला क्वेश्चन है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पहला ऑप्शन है, तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, या फिर सेकेंड, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, या फिर थर्ड, मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, या फिर फोर्थ, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे क्या होता है, मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की तरह भांति, यानी कि कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, वो एक साथ रहती है। उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका काम होता है अंडे देने का। उसमें नर भी रहते हैं, नर बहुत कम होते हैं। बाकी कुछ वर्कर्स बीज भी होती हैं जो कि फूड लाने का काम होता है। इस तरह से मधुमक्खियाँ मिलजुल कर रहती हैं। उसी तरह से सेम चींटियाँ भी ऐसे ही होती हैं। चींटियाँ भी मिलजुल कर काम करती हैं। साथ ही दीमक भी ऐसे ही होता है, और ततैया भी। यानी कि इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो भी बिल्कुल सही है। चींटियाँ भी हैं और दीमक भी, तीनों चीज़ें, ये जो तीनों नाम दिए हैं, यानी कि ततैया, चींटी, दीमक, ये तीनों मिल के काम करती हैं। यानी कि इनकी कॉलोनी होती है, बस्ती होती है। लेकिन जो मकड़ी होती है वो अलग है, ये इस तरह नहीं रहती हैं। इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे उसने क्या पूछा है कि एक साथ नहीं है। यहाँ पे नहीं वर्ड को देखिएगा, नहीं पूछा है, इसलिए यहाँ पे मकड़ी होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला क्या ऑप्शन दिया है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। सेकंड है, अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। थर्ड दिया, मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो ये गांव किस राज्य में होना चाहिए? पहला आसाम, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा राजस्थान, या फिर फोर्थ बिहार। तो आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे राजस्थान तो कट कर दीजिए, क्योंकि राजस्थान में भारी वर्षा नहीं होती है। आसाम राज्य में बहुत ज़्यादा बारिश होती है,
और जो आसाम में जो घर बनाए जाते हैं वो मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। तो यहाँ पे जो भी विशेषता दी है मकानों की वो आसाम राज्य के गांव की है, यानी कि आसाम इसका सही उत्तर होगा। यहाँ पे पूछा है इस गांव में भारी वर्षा होती है। ये गांव किस राज्य में है, तो वो राज्य कौन सा है, वो आसाम है, यानी कि ऑप्शन 1 बिल्कुल सही है। यहाँ पे पूछा है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, मिजोरम की, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की या फिर झारखंड की। तो कुड़ुक झारखंड की। कुड़ुक जो है वो झारखंड में आदिवासी लोगों का एक समुदाय है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं, याद रखिएगा। कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या बोलते हैं, तोरांग। एक सेकेंड, तोरांग, जंगल को तोरांग बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, यानी कि अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात, तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें पर्वतों में है, यानी कि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आप देखिए, जैसे गुजरात से जब चलेगी ट्रेन तो गुजरात से होता हुआ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से कर्नाटक, गोवा पड़ेगा, फिर कर्नाटक पड़ेगा और फिर केरल लैंड में पड़ेगा। तो ये किधर साइड पड़ता है, ये अरब सागर के साइड पड़ता है, यानी कि पश्चिमी घाट की तरफ। तो यहाँ पे आप जो ऑप्शन दिया है 3rd वो बिल्कुल सही है, पश्चिमी घाट। अगला है सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकंड है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता था। या फिर 3rd है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। या फिर 4th उनमें केवल संदूषित जल होता है। बिल्कुल नहीं, संदूषित जल नहीं होता। जल भंडारण एवं संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था वो भी सही है। सामुदायिक जल स्रोत के रूप में उपयोग होता है, ये भी सही है। 3rd जो इसमें दिया हुआ था कि निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्य में होता है इनका निर्माण, तो ये भी सही था। यानी कि इसमें जो ऑप्शन 4th दिया है वो गलत है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। यहाँ पे जो इसका ऑप्शन 2nd है, 1st, 2nd और 3rd बिल्कुल सही है। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने ऊपर किया है उस तरह से ठंडे रेगिस्तान के बारे में। ये देखिए, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। अभी हम लोगों ने वहाँ ऊपर इसी क्वेश्चन को किस तरह से उन्होंने पूछा था ठंडे रेगिस्तान के बारे में। यहाँ पे उन्होंने सिंपल पूछा है कि ठंडा रेगिस्तान कहाँ, मतलब किसे कहते हैं। यहाँ पे पहला कौन सा लिखा है उन्होंने, जैसलमेर। 2nd दिया है लद्दाख, 3rd दिया है मेघालय और 4th क्या दिया है, दार्जिलिंग। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो इसका आंसर है ऑप्शन 2 लद्दाख। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। ये घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे देता है। तो जो कौवे का घोंसला है उसमें एक बहुत खास चीज होती है, वो होते हैं लोहे के तार पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा वो कौन सी पक्षी होती है, वो कोयल होती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में देती है। तो यहाँ पे 3rd ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोयल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है, गेहूं, काली मिर्च, सौंफ, साबूदाना। तो साबूदाना बीज नहीं है, बल्कि काली मिर्च, सौंफ और गेहूं ये तीनों बीज हैं, लेकिन साबूदाना बीज नहीं है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन है रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहां उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके घर यानी कि गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न है। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। पहला है नारियल, सेब, लीची या चीड़। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, नारियल। अगला क्वेश्चन है
बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है वो थर्ड है, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा, यानी कि ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो खास तौर पर वहीं बनाई जाती है, वह क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है पोचमपल्ली और कलमकारी, सेकंड ऑप्शन है पोचमपल्ली और काजीवरम, या फिर थर्ड है कलमकारी और चंदेरी, या फिर फोर्थ कलमकारी और कंथा। तो याद रखिए पोचमपल्ली ज़िला है जिसके नाम, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जिसके नाम पर साड़ी बनाई जाती है, उससे कलमकारी और पोचमपल्ली ये दोनों नाम से मतलब मशहूर है। पोचमपल्ली ज़िले के नाम पर ही ये साड़ी का नाम पड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है, पोचमपल्ली और कलमकारी। इस तरह से आज हम लोग इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें।